आजमी अल्लाह बोल निकम्मी सरकार पे हल्ला बोल। अरे भाजपा पे हल्ला बोल। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। बॉस हाँ यस यस। भाई सभी लोग वहाँ पे मंच के नजदीक आ जाइए, पिंडाल में आ जाइए भाई, जो मैदान में खड़े हैं पिंडाल में आ जाइए। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, नगर सेवक का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने परसों शाम को ये जब देखा मीटर की, आज महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि दाल चावल खाने के चीज़ों पर भी जीएसटी लग रही है, तो मैंने शाम को कहा कि भाई हमें एक इसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। सबसे अच्छी वो सरकार होती है जिस सरकार में जनता संतुष्ट हो, और अगर जनता संतुष्ट नहीं हो तो मैं समझता हूं वो सरकार बिल्कुल बेकार है। किसी एक अंग्रेजी राइटर ने लिखा था कि जो सरकार धर्म को बीच में लाए वो सरकार बहुत निकम्मी होती है, और जो सरकार डेवलपमेंट को लाए वो सरकार अच्छी सरकार मानी जाती है। हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद डेवलपमेंट की बात कुछ होती ही नहीं है। रोजाना सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात होती है। दोस्तों, ये आजाद मैदान है। आजाद मैदान की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। 1857 की गदर में जब बलिया से मंगल पांडे ने गाय की चर्बी से कारतूस बनाया जाता है, उसको मुंह से खोलते हैं, आंदोलन किया था, तो पूरे भारतवर्ष का नौजवान सड़क पर आ गया था और अंग्रेज हिल गया था। उसी वक्त यहां दो हवलदार अहमद हुसैन साहब, नेवी के थे लोग, हवलदार अहमद हुसैन और सिपाही मंगल गलेरिया, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने जब शुरू किया कुछ, तो ये साजिश में पकड़े गए और इसी आजाद मैदान में तोप के सामने रखकर उनको उड़ा दिया गया था। ये वो आजाद मैदान है। मैं सरकारों से कह देना चाहता हूं कि हमें गांधी जी ने सिखाया आंदोलन। वो सरकार, अंग्रेजों की सरकार जिसकी हुकूमत में सूरज कभी डूबता नहीं था, पूरी दुनिया में जिनकी हुकूमत थी, उस सरकार से टक्कर लेने की बात गांधी जी ने किया था और परमिशन नहीं मिलता था, फिर भी गांधी जी बड़ी ताकत के साथ आंदोलन करते थे। आज हमें डराया जाता है। पुलिस हमारी बस में बैठ के आ रही है। कितने आदमी आएंगे, क्यों आएंगे, ये क्या है? ये जमहूरियत है। जमहूरियत में मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इतनी ताकत दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हो। मोदी जी क्या है, इनकी क्या हैसियत है? दुनिया के सबसे बड़े आदमी के खिलाफ बोलने की ताकत मैं एक मजलूम कौम के इस बंदे के अंदर है। कोई माई का लाल हमारी आवाज को रोक नहीं सकता। एक आंदोलन होता है, सरकारें परेशान हो जाती है। कितने आदमी आएंगे, कितने आएंगे, कहां से आएंगे, ज्यादा मत आओ, उनको वहां रोक दो। क्या बेवकूफी है सब ये? क्या आपके बाल बच्चे नहीं है? क्या आपके महल्ले में गरीब नहीं रहता? आप नहीं देखते हैं ये हालत क्या चल रही है? आज जो है, अभी जब यूपी में इलेक्शन था तो वहां की सरकार योगी जी के यहां से महीने में 2 बार गेहूं, चावल, तेल, खाने का तेल और नमक, मसाला, न जाने क्या क्या मिलता था जब तक इलेक्शन था। महीने में 2 बार। अब इलेक्शन खत्म हो गया ना, लेकिन 2024 का याद है, इनको इंतजार है, तो अभी महीने में 1 बार चावल देते हैं 5 किलो। जो पहले डबल देते थे अब कम कर दिए। लेकिन महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं था। महाराष्ट्र में क्या मिलता है? क्या देते? 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और चना देते हैं।
नमक देते हैं, मसाला देते हैं। क्यों भाई, ये देश तो एक ही है ना। लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो लोगों को राशन देकर बेवकूफ बनाया जाएगा। जैसा इलेक्शन खत्म हो जाएगा लोगों के राशन में कटौती कर जाएगी। ये सिर्फ मतलब के लोग हैं। वो ये गाना है ना, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। हालात बहुत खराब है देश की, यकीन जानिए। आज इन्होंने, मैं जब उस दिन मैं न्यूज़ में देख रहा था तो इन्होंने दूध, दही, पनीर जैसे पैकेट किए गए खाद्य पदार्थों पर 5% की वृद्धि, पैक किए जाने वाले चावल और गेहूं समेत बहुत सारे खाने की चीजों पर उन्होंने 5% बढ़ा दिया। सूखी फलीदार सब्जियां, मखाना, गेहूं, मेसलिन का आटा, गुड़, मुरमुरे, जैविक भोजन पर भी 5% की वृद्धि। 5,000 रुपए से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों पर 5% जीएसटी। 12% जीएसटी उन होटलों पर लगाया जाए जहां ठहरने के लिए प्रतिदिन 1,000 रुपए से कम वसूले जाते हैं। मानचित्र और चार्ट, एटलस सहित इन सब 12% जीएसटी के साथ महंगा हो गया। यानी बच्चों के स्कूल का आइटम भी सब महंगा हो गया। चमड़े के उत्पादन जैसी चीजों के सामान पर 12%। कौन करता है चमड़े का काम? कौन उत्पादन करता है? कौन सिलाई करता है? इन चीजों पर 12% इन्होंने कर दिया। टेट्रा पैक पर अब 18% जीएसटी लगेगा। जो चेक लेते हैं बैंक से, कानून क्या है, अगर बैंक में आपने करोड़ों रुपया जमा कर दिया और ये बेईमान पैसा लेके भाग गए, बैंक दिवालिया हो गया, तो आपको आपका पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा। आपको कुछ लाख, 5 लाख रुपया मिलेगा, चाहे कितना करोड़ भी हो। यही तो ना कानून है। बैंक में पैसा रखना ही पड़ेगा आपको, घर में रखाना। पैसा पकड़ा गया तो आप पे बहुत बड़ा मुकदमा लगेगा इनकम टैक्स का और ईडी का। और वही पैसा आपने बैंक में रख दिया। और बैंक से अभी कल मैं देख रहा था, HDIL सारे बैंकों को मिलाकर 35,000 करोड़ का घोटाला। कितने का? 35,000 करोड़ का घोटाला। और जब उनका इनकम टैक्स का पेपर आया, रिटर्न भरा उन्होंने, तो 27 करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा दिया। देखिए आप। और 35,000 करोड़ गया और 2 सब अंदर गए, जेल में पड़े हुए। तो ये हालात हो जाए। घर में पैसा रखेंगे आप, पकड़े गए तो जेल। आप पैसा रखेंगे बैंक में, बैंक घोटाला हो गया, बैंक डूब गया, तो आपका पैसा डूब गया। ये क्या है? बैंक से चेक लेंगे तो उसके ऊपर भी आपको जो है ना 18% जीएसटी लगेगी। ये हो रहा है देश के अंदर। प्रिंटिंग राइट्स, ड्राइंग इंक, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट 18% जीएसटी लगेगा। एलईडी के लैंप पर 18% जीएसटी। इस तरह से स्कूल की किताबों पर भी जीएसटी। कॉमर्शियल और डोमेस्टिक एलपीजी गैस सिलेंडर पर के दाम भी बढ़ाए गए। कैसे लोग खाएंगे पिएंगे, कैसे जिंदा रहेंगे इस मुल्क के अंदर? मैं उस दिन, थोड़े दिन पहले की बात है, मैं पढ़ रहा था कि गांधी जी ने कहा कि मैं भारतवर्ष के उस राज्य में जाना चाहता हूं जो राज्य सबसे पिछड़ा है। लोगों ने कहा बिहार जाइए। सीतामढ़ी या कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो गए, चंपारण। वो जा रहे थे गांधी जी, तो उन्होंने देखा एक तालाब के किनारे एक महिला अपनी साड़ी के आधे हिस्से को खोलकर धुल रही थी। और जब आधा हिस्सा उसने धुल लिया तो उस धुले हुए हिस्से को बदन पर लपेटकर जो आधा हिस्सा बचा था उसको धुलने लगी। गांधी जी ने की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे देश में इतने गरीब लोग हैं जिनके पास कपड़ा बदलने के लिए दूसरा कपड़ा नहीं है, बदन पर पहने हुए कपड़े को ही धुलकर पहन रहे हैं। उन्होंने उस दिन ये तय किया कि मैं आज से सूट नहीं पहनूंगा। गांधी जी विलायत से पढ़ के आए थे, लंदन से पढ़कर आए थे। गांधी जी बैरिस्टर थे। गांधी जी ने जब ये लड़ाई शुरू किया
तब जब देखा कि गरीब के पास एक जोड़ा कपड़ा है, उसके पास कपड़ा बदलने के लिए भी कोई कपड़ा नहीं है, तो उन्होंने उसी दिन तय किया कि जब तक मैं इस देश में इन गरीबों के पास कम से कम 2 से 3 जोड़ा कपड़ा ना हो जाए, उस वक्त मैं अपने बदन पर पूरा कपड़ा नहीं पहनूंगा। हम जितनी तस्वीर गांधी जी की देखते हैं वो आधा कपड़ा बदन पे लपेटा हुआ देखते हैं। हम सूट वाली तस्वीर कोई नहीं देखते गांधी जी की। सारी जिंदगी गांधी जी ने आधा कपड़ा पहना और अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। अब ये कहते हैं गांधी जी के गुजरात के रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री ये रोजाना नया नया कपड़ा पहन रहे हैं और अपने सूट को बेचा तो 4 करोड़ में बेच दिया। ये कहां गांधी जी, कहां ये गांधी जी के पैरों के चप्पल के धूल के बराबर भी आप नहीं है जनाब। आपका मुकाबला गांधी जी से करना अपना बहुत बड़ा अपमान है, मेरे देश का अपमान है। गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों को मिलाने के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी और इसीलिए गांधी जी की आज हत्या कर दी गई। और आपका काम, आपने कश्मीर फाइल एक फिल्म बनवाया। कश्मीर फाइल में दिखाया गया है कि पंडितों को वहां के मुसलमानों ने भगाया, उनकी हत्याएं हुई। लेकिन मेरे पास एक आरटीआई है जिस आरटीआई में लिखा है कि पिछले 30 सालों में 99 से जब से आतंकवाद वहां शुरू हुआ है उस वक्त से अब तक 1724 लोग मारे गए। 1724 लोग, जिसमें सिर्फ 79 पंडित हैं, बाकी सब मुसलमान और सिख हैं। 1724 में 79 मारे गए और आप जो है वो दिखा करके ऐसी फिल्म दिखा रहे हैं जिस फिल्म को देखने के बाद जितने गैर मुस्लिम भाई जो देखते हैं जुल्म और सच है उनका खून गर्म होता है और थिएटर के अंदर ही तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। सरकार का काम झगड़ा लगाना नहीं है, सरकार का काम झगड़ा रोकना है। अगरचे कश्मीर में पंडित भाइयों के साथ ज्यादती भी हुई थी तो सरकार का काम है जिन लोगों ने ज्यादती की उनके साथ सख्त कार्रवाई करे और उन पंडित लोगों को उनके घर में ले जाकर बसाए, बंदूक की नोक पर बसा देना चाहिए। लेकिन सरकार ने बसाया नहीं, बल्कि सरकार ने खुद उजाड़ा वहां से। और इसलिए उजाड़ा कि हम इस देश के अंदर अपने हिंदू भाइयों के खून को जोश दिला करके हिंदू मुस्लिम का दंगा करा दें। याद रखिए मोदी जी, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए, आप सब लोग दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। मोदी जी, अगर ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। एक तरफ सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती, दूसरी तरफ लोगों के मुंह का नवाला छीना जा रहा है, लोगों के पास खाने को नहीं। आज मैं एक मामूली एमएलए हूं, मेरे पास सुबह से शाम तक कितने लोग बेचारे, मेरे बच्चे की फीस नहीं है, मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, मेरे बच्चे की जो है लिविंग सर्टिफिकेट स्कूल वाले नहीं दे रहे हैं, फीस नहीं देने की वजह से बच्चे को धक्के मार के बाहर निकाल दे रहे हैं। रोजाना ये हो रहा है और सरकार सोई हुई है। एक तरफ मोदी जी ने दिल्ली का पार्लियामेंट, जो इतना खूबसूरत पार्लियामेंट था, दिल्ली का प्राइम मिनिस्टर हाउस, दिल्ली की हिस्टोरिकल बिल्डिंगें सब डिमोलिश की जा रही है और नया बनाया जा रहा है और उसमें खर्चा हो रहा 50,000 करोड़, 25,000 या कितना बताया है, लेकिन 50,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा होगा। दूसरी तरफ लोग अपनी लाशों को साइकिल पर लेके जा रहे हैं, शमशान में लकड़ियां नहीं है जलाने के लिए, दवाएं नहीं अस्पतालों के अंदर है, कुत्ते लाशों को खा रहे हैं, गंगा जमुना में लाशें बह रही हैं। इससे ज्यादा अपमानित और क्या बात हो सकती है? ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और अगर किसी ने कह दिया यूपी में क्या ऑक्सीजन नहीं है, उसे जेल भेज दिया जा रहा है। क्या हो रहा है आखिर इस देश के अंदर? दोस्तों, इन्होंने
2014 में आने के बाद मैं समझता हूं कि सारी बड़ी कंपनियां बेची जा रही हैं, कोई कंपनी बचेगी नहीं, लगता सब बिक जाएगी। मैं उस दिन देख रहा था, निकाल रहा था कि एक कंपनी है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, बिक गई। वो जब बिक जाएगी तो नौकरी कैसे मिलेगी? दूसरी कंपनी का प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, पवन हंस जो जहाज बनाता था बेच दिया। VNR कंपनी लिमिटेड बिक गई, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बिक गई, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया बिक गई, सीमेंट कारपोरेशन सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बिक गई, इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी बिक गई, एलम स्टील प्लांट बेच दिया गया, भदेवी स्टील प्लांट बेच दिया गया, दुर्गापुर स्टील प्लांट बेच दिया गया, फिरो स्क्रैप निगम बेच दिया गया, नगरनाल स्टील प्लांट बेच दिया गया, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड बेच दिया गया। कितनी चीजें बताऊं मैं आपको? रेलवे बेच दी गई, एयर इंडिया बेच दिया गया, सब बिक गए। मैं उनको कहना चाहता हूं जिनका रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन हमारा नहीं है, मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। इस देश में अंग्रेजों के जमाने में 1935 में 36 में रिजर्वेशन मिला था। अंग्रेजों ने एक सर्वे करवाया और 35% समाज के दबे कुचले पसमानदा तबका, जिसमें मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, सबको रिजर्वेशन दिलाया। और 1947 तक मुसलमान भी रिजर्वेशन के दायरे में आता था। उसके बच्चों को नौकरियां, उसके बच्चों के एजुकेशन में रिजर्वेशन था। आजाद हुआ हिंदुस्तान 1947, यह रिजर्वेशन जारी था। लेकिन यही जवाहरलाल नेहरू साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, इन्होंने एक लेटर लिखा 10 अगस्त 1950 को, मुझे मालूम है 10 अगस्त 1950 को देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को। क्या लिखा उसने मालूम है? इस देश में अगर किसी को रिजर्वेशन मिलेगा तो सिर्फ हिंदू को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। मैं खुले अल्फाजों में बताता हूं आपको। और उसके बाद मुसलमानों को निकाल दिया, क्रिश्चियन को निकाल दिया, सिख को निकाल दिया, रिजर्वेशन खत्म हो गया। सिखों ने लड़ाई लड़ी, मंडल कमीशन आया, उनको रिजर्वेशन मिल गया। लेकिन आज तक मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिला और क्रिश्चियन को नहीं मिला। हमारा रिजर्वेशन नहीं है, हम तो पहले से फुटपाथ पर हैं। चलिए गली में देखिए, दाढ़ी रखे हुए 80 साल का आदमी केला बेच रहा है। स्कूल के बाहर बूढ़ा आदमी 80 साल का एक टाट पर छोटी सी कुछ चॉकलेट, छोटे से कुछ आम के टुकड़े, छोटी सी कुछ मिठाइयां जिसकी पूरी वैल्यू 500 रुपए नहीं होगी, बेच रहा है। एक आदमी को लकवा लगा, चल नहीं सकता है, 85 साल उम्र है। चाचा क्या हुआ? बेटा कुछ कोई है ही नहीं, केला बेच रहा हूं। यह हालात है देश में, कहीं बताने की जरूरत नहीं। चलिए आप गाड़ी से, जहां लगे कि बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं है, जहां लगे कि एक बच्चे की उम्र 10 साल की है और 20 साल के आदमी की शर्ट पहने हुए है, जहां लगे कि बच्चे की नाक बह रही है, बटन टूटी हुई है और नालियों में गटर बह रहा है, समझना मुसलमानों का महल्ला आ गया, दलितों का महल्ला आ गया। ये सच्चाई है। मैं अपने दलित भाइयों से कहता हूं, मैं अपने SC ST के भाइयों से कहता हूं, मैं अपने उन लोगों से कहता हूं जिनका रिजर्वेशन आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जिनको रिजर्वेशन दिया हुआ है, ये लोग बैकडोर से उनका रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। सामने इनकी हिम्मत नहीं है, लेकिन इनको ये रिजर्वेशन खत्म करना है। मुझे बताओ, रेलवे बिक गया, अदानी ने ले लिया। अब अगर रेलवे में भर्ती होगी तो क्या सरकारी होगी? नहीं होगी सरकारी। मैं जाकर के रेलवे के बड़े बड़े अफसरों से बात कर चुका हूं। तनख्वाह जो मिलती थी 50,000 ना, वो 25 भी नहीं मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर जाएंगे। सरकारी नौकरी में 8 घंटे में 6 घंटे काम करो और निकल लो, कोई पूछने वाला नहीं। तनख्वाह ज्यादा, पेंशन मिलती। और अब मोदी जी सारी की सारी कंपनियों बेच करके लोगों को प्राइवेट नौकरी दिलाएंगे। मालिक की जब मर्जी होगी धक्के मार के भगा देगा और किसी को पेंशन भी नहीं देगा।
सोए हुए हैं लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने रिजर्वेशन क्यों दिया था? अगर आम जिंदगी में एक पहलवान और एक कमजोर आदमी, एक लागर हो, एक तंदुरुस्त आदमी हो, दोनों को कहा जाए आजाद मैदान में दोनों एक साथ दौड़ो, जो पहलवान होगा वो जीत जाएगा, कमजोर आदमी हार जाएगा। इसी तरह से जिंदगी की दौड़ में, नौकरी में, पढ़ाई में, इन चीजों में वो कमजोर तबके को उन्होंने रिजर्वेशन दिया ताकि वो बड़े लोगों के बगल में खड़ा होकर के अपना काम कर सके, इसलिए दिया रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है और लोग सो रहे हैं, लोगों को फिक्र ही इसकी नहीं है। मैं देख रहा था कि महंगाई कितनी बढ़ गई। अभी तो इन्होंने इस पे बढ़ाया है, इसके पहले की चार्ट है हमारे पास। $2014 में सीमेंट बिकती थी 135 रुपए में, अब कितने में बिक रही है? 410 रुपया। सीमेंट का भाव आज 410 रुपया हो गया। अच्छा बताओ, 2014 से सच्चाई से बोलो कि 2014 के बाद आपकी आमदनी बढ़ी है कि घटी है? कोई एक आदमी ऐसा जो कहे मेरी आमदनी बढ़ी है ही नहीं, खत्म हो गई। एमएलए की तनख्वाह होती है 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपया। 50 करोड़। अरे भाई तो लूट बची है ना। 135 रुपए की जगह पर 410 रुपया हो गया उसका। स्टील की कीमत थी 3600 रुपया 1 कुंटल की, अभी मालूम है कितना है? 3600। अब कितनी हो गई? 6600। मैंने खरीदा है अभी, अच्छी स्टील 6600 में। रेती 1500 रुपए में एक ट्रॉली मिलती थी, अब 6000 में एक ट्रॉली मिलती है। बढ़ गया दाम। मोटरसाइकिल जो मिलती थी पहले 50,000 60,000 की, अब वो 80,000 से 1.25 लाख में मिल रही है। टेलीविजन डिश रिचार्ज करने से पहले 110 रुपया, अभी 410 रुपया हो गया। पहले गैस सिलेंडर 350 रुपये था, आज बोलते हैं 1050 हो गया, 1250 हो गया, 1150 रुपया हो गया। और अभी देखो कितना बढ़ता है। मोदी जी, आप बाहर रहते हैं, आपकी पत्नी बेचारी कैसे रहती है आपको नहीं मालूम। आपके बच्चे कितने हैं मोदी साहब? अगर आप बच्चे नहीं पैदा करोगे, योगी जी शादी नहीं करेंगे, भागवत जी शादी नहीं करेंगे, तो मेरे देश में सब बूढ़े हो जाएंगे। और आप रोजाना फैमिली प्लानिंग में लगे हुए। अरे भारतवर्ष वो देश है जिसमें 70% और नौजवान है, 70%। पूरी दुनिया हमारे लोगों को बुला रही काम के लिए, और आप ही काम नहीं दे रहे हो। चाइना पहले 2 बच्चे, अब कह रहा 3 बच्चे पैदा करो। जापान बूढ़ा हो गया। जापान कहता है कि बाहर से लोग आकर जापान में कब्जा करें, उससे ज्यादा बच्चा पैदा करो, क्योंकि जापान में लोग बूढ़े हो गए, नौजवान रह ही नहीं गया। मैं गया यूके, लंदन गया। मैं जिस घर में ठहरा था ना, उसके जस्ट बगल के घर में मियां और बीवी दोनों जेल चले गए। क्या हुआ? बोले बच्चा पैदा हुआ था। बच्चा पैदा होते ही वहां की सरकार पैसे देती है और उनकी पूरी देखभाल करती है सरकार। और उनके यहां से लोग आते हैं ऑफिसर देखने के लिए कि बच्चा ठीक है कि नहीं। क्यों इतना प्यार है? क्योंकि बच्चे कम हो गए। लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, छड़े छांट घूमना चाहते हैं। हाँ, और क्या, बर्बाद हो जाएगा देश। देखिए, अल्लाह की कुदरत के अंदर अगर आपने इंटरफेरेंस किया ना, तो अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। वो मालिक है, भगवान मालिक है। जितना आदमी पैदा करता है ना, उतनी औरत भी पैदा करता है। किसी सरकार की मजाल नहीं है कि ये काम कर सके, और उसमें इंटरफेरेंस हो रहा है। कह रहे बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। भाई आप जरा पता लगा लो, बच्चे ज्यादा किसके पास है? गरीबों के पास हैं। पता लगा लो आप। जो मुंबई में 5000 करोड़ का घर है ना, वहां पे ये अपना वो अस्पताल जो है, कौन सा अस्पताल है वो? जसलो के पहले जो बिल्डिंग बड़ी वाली है, कितने बच्चे हैं उनके? शायद 2 ही बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। जितने बड़े आदमी हैं,
उनके 2 बच्चे या 3 बच्चे या 1 बच्चा, और जितने गरीब हैं उनके कितने हैं? 6 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे। सर्वे करो ना, आप सर्वे करो। इसका हल क्या है? हल यह है कि उन गरीबों को भी रोजगार दो, इंशाअल्लाह बच्चे कम हो जाएंगे और आपकी जो आपके छाती में दर्द हो रहा है ना, वो बंद खत्म हो जाएगा। करो वो काम करने को तैयार नहीं आप। महंगाई दिन रात बढ़ रही है, हालत देश की खराब है। कैसे आदमी खाएगा? क्या करेगा आदमी? किसी से पूछो आपकी पगार कितनी है? आम आदमी को तनख्वाह कितनी मिलती है? अरे 15,000 तो बड़ी मुश्किल से पगार मिलती है। इंजीनियर को पूछा कितने में, बोला अभी नया हूं तो मुझे 15,000 मिल रहा है। साला पढ़ाई में कई लाख खर्चा कर दिया एडमिशन में उसने, और पगार कितनी मिली? 15,000, वो भी नहीं मिल रही है। बेकारी है। हमारे यूपी से और दूसरे स्टेट से लोग अपनी बीवी को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर 2-2 साल तक आकर छोटे छोटे घरों में रह करके 30 तारीख को उनको मनी ऑर्डर करना है अपनी बेटी, जवान बेटी की शादी के लिए, बूढ़े बाप के इलाज के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए उनको पैसे भेजना है। काम ही नहीं हो रहा है, धंधा ही नहीं है, खत्म हो गया सब कुछ। देश से लोग भाग रहे हैं। आप जाइए अरब कंट्री, दुबई वगैरह में जाइए, दुकान खुली हुई, काउंटर खुला हुआ है, आओ आओ हमारे मुल्क के नेशनलिटी लोग जा रहे हैं वहां से, नेशनलिटी ले रहे हैं। बड़े बड़े भगोड़े अरबों रुपया लेकर के भाग करके दूसरे मुल्क में बस रहे हैं, और हम लोग जो है यहां आंख देख रहे, तमाशा देख रहे हैं। क्या हो रहा है देश का? अभी एक बहुत बड़े विद्वान, अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि मुझे डर है कि आने वाले 2-3 साल में हिंदुस्तान के हालात श्रीलंका के जैसे हो जाएंगे। श्रीलंका के लोग भी मस्जिदों में पत्थर मार रहे थे, गिरजाघर पे चढ़ाई कर रहे थे, हलाल गोश्त को बैन कर रहे थे, बुरके को बैन कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम लड़ाई कर रहे थे। क्या हालत हुई उनकी? सारी जनता घुस गई अंदर, प्रेसिडेंट के घर में, बेडरूम में, उनके स्विमिंग पूल पे, उनकी सारी प्रॉपर्टीज पे सारी जनता, और कितने नेताओं को नंगा करके मारा हमने देखा है। ये हालत देश के ना हो जाएं। हम दुआ करते हैं अल्लाह करे ना होने पाए हमारे देश के हालात, क्योंकि मेरा देश जहां हम पैदा हुए हैं उसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। देखिए, किसी आदमी को कोई आदमी रियल में सोया हुआ है ना, तो उसको जगाया जा सकता है, और कोई आदमी सोने का बहाना किया है ना, तो कैसे जगाएंगे आप? वो सोया नहीं है, वो बहाना कर रहा है। इसलिए आपसे कहने आया हूं आज कि अब पानी सर से ऊंचा जा रहा है। अभी कुछ बात होगी ना तो सीधा हिंदू मुस्लिम। अरे हमें याद है यार, बचपन में हम लोग गांव में रहते थे, मस्जिद के बाहर हिंदू औरतें अपने बच्चे को लेकर आती थीं और गिलास में पानी लेकर आती थी कि मौलाना साहब मस्जिद से बाहर निकले, मेरे पानी में फूंक दें, मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। कितने प्यार था आपस में, कितनी मोहब्बत थी आपस में। गलत हिस्ट्री बता करके इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। उस्मानाबाद किसके नाम पर है? उस्मानाबाद के जो मीर उस्मान थे, मुझे याद है मैं छोटा सा था आजमगढ़ में, खुदा की कसम। हमारे एक साधु बाबा थे, एक पैर का उनका वो था, अपना पोलियो था, लेकिन हम लोग बहुत उनके साथ घूमते थे। तो वो साइकिल चलाते थे और कभी मतलब चल नहीं सकते थे। साधु बाबा आगे आगे, हम सब बच्चे उनके पीछे। एक एक गलियों में पैसा दो, कपड़ा दो, पैसा दो, कुछ भी दो। चाइना से लड़ाई हो रही, भारतवर्ष के पास धन नहीं है। एक एक गली में पैसा मांगते फिरते थे चाइना से लड़ाई में। और उसी वक्त हैदराबाद के मीर उस्मान साहब ने बुलाया हमारे प्रधानमंत्री को, वो थे प्रधानमंत्री उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री साहब, और हैदराबाद में बुलाकर उनको 6 टन सोना दिया। 6 टन सोना कितना होता है? 6000 किलो। कहा कि ये मेरी तरफ से चाइना से लड़ने के लिए भारत की सरकार को मेरी तरफ से ये डोनेशन है, तोहफा है, ताकि चाइना से लड़कर भारत सरकार चुनकर आ जाए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बात होती है, बहुत गलत तस्वीर दिखाई जा रही है उनकी।
ये तस्वीर भी दिखाइए, ये भी दिखाइए कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में बनारस के अंदर शकुंतला नाम की एक पंडित की लड़की थी, बहुत खूबसूरत, और इसी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का एक सिपहसालार बदमाश था। उसने जब उस लड़की को देखा, उसका दिल आ गया, उसने उसके बाप से कहा कि इस लड़की को सजा कर मेरे यहां भेज दो। बाप परेशान, ये औरंगजेब रहमतुल्लाह की सरकार है और ये सिपाही इतना कमीना ऐसी बात कर रहा है, मैं जाऊं कहां? उसने अपनी लड़की को बताया, लड़की बहुत होशियार थी। लड़की ने कहा कि पिताजी आप जाकर के उस सिपाही से 1 महीने का टाइम मांगिए। बोले मैं जरूर मेरी बेटी को लाके छोड़ दूंगा आपके पास, लेकिन 1 महीने का समय दीजिए। डर गया था बेचारा। लड़की गई, दिल्ली गई, जामा मस्जिद से नमाज पढ़ के उतर रहे थे। उन्होंने उसको देखा, लेडी है, अपने घर में अंदर बुलाया। बोलो क्या बात है बेटा? उन्होंने कहा कि आपका सिपहसालार ऐसा ऐसा मेरे बाप को मैसेज दिया है, हम लोग परेशान हैं। बोले बेटी तुमको जाना तो पड़ेगा। भेज दिया उसको। लड़की आई, अपने बाप से बोली कि मुझे बेटी कहा, लेकिन कहा जाना तो पड़ेगा। बाप मजबूर बेचारा लड़की को सजा कर ले गया उसके पास, और बहुत खुश था सिपहसालार कि मैं शादी करना हूं एक अच्छी खूबसूरत लड़की से। पैसे बांट रहा था फकीरों को, गरीबों को। एक आदमी कंबल ओढ़ कर आया, उसने कहा मैं हाथ में पैसे लेता हूं, नीचे नहीं लेता हूं। उस सिपहसालार ने जैसे पैसे हाथ में दिया ना, उसने अपना कंबल फेंक दिया। वो थे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। और उन्होंने जब तक उनके हाथी, उनके सवार सब आ गए, उस सिपाही का एक पैर एक हाथी में बांधा, एक दूसरे में बांधा और चीर दिया वहीं पर उसको। बोले एक लड़की के साथ अगर ये करोगे और वो लड़की हिंदू है तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मेरे राज्य में ये नहीं होना चाहिए। खुदा की कसम, जाओ बनारस में देख लो। आज भी जिस चबूतरे पर उन्होंने कहा बेटी जिस दिन से तुमने ये बताया ना, उस दिन से मैंने पानी नहीं पिया है। पानी नहीं पिया मतलब खुश नहीं रहे होंगे, और आज मुझे पानी पिलाओ 1 गिलास। पंडित जी ने अपने घर से पानी पिलाया, उन्होंने कहा मुझे नमाज पढ़ना है। उसी चबूतरे पर नमाज पढ़ा। उन पंडित लोगों ने वहां एक उनकी याद में मस्जिद बनाया है, और आज भी मस्जिद में नमाज होती है और हिंदू देखभाल करता है। ये बात क्यों नहीं बताते सबको भाई? ये बात क्यों नहीं बताते सबको? आप ये मेरी नौजवान जो नस्ल है उसमें भारतवर्ष की हिस्ट्री को झुटला करके हिंदू और मुसलमानों में दरार पैदा कर देना चाहते हो, बर्बाद कर देना चाहते हो देश को। इस देश की आजादी के लिए हिंदू और मुसलमानों ने सबने बराबर का योगदान दिया हुआ है। और आप जहां से हो ना, आपके लोगों ने गद्दारी किया हुआ है, उन्हें योगदान नहीं दिया हुआ है। इन्होंने तलवे चाटे अंग्रेजों के। सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मुझे कोई जलन नहीं है सरकार से। कोई बने प्रधानमंत्री, हम तालियां बजाकर स्वागत करेंगे, लेकिन इंसाफ तो होना चाहिए। इस सरजमीन पे इंसाफ नहीं हो रहा है। गरीबों के साथ ये नेताजी मुलायम सिंह जी कहते थे कि मेरी मंशा है ये कि मैं ऐसा भारतवर्ष बनाऊं कि मुल्क में रहने वाले सभी लोगों के पास कम से कम 2 कमरे का घर हो। जब होली और दिवाली आए, ईद और बकरीद आए, तो किसी को किसी के पास जाकर के अपने त्यौहार मनाने के लिए पैसे उधार नहीं मांगना पड़े, बल्कि उसकी इतनी रोजी रोटी हो कि वो अपने घर में अपने बच्चों को नया कपड़ा बनाए, अच्छा खाना पकाए और पड़ोसी को भी बुलाकर एक मिठाई खिला दे। ये इस देश में सबकी हैसियत होना चाहिए। ये हम इस देश में करना चाहते हैं। कहां हो रहा है ये? लूट मची हुई लूट। जिसने बोला सीधा कुछ दो और खरीद लो उसको, और ज्यादा नहीं माना ना तो अंदर करा दो। ये हो रहा है देश के अंदर। खत्म हो चुका कानून। कहां उम्मीद रखी जाए? सबसे बड़ी जमहूरियत है इस देश के अंदर। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। समाजवादी पार्टी की यह जिम्मेदारी है। गांधी जी अकेले थे। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया, तो गांधी जी ने गुजरात के तट से एक मुट्ठी नमक लिया और नमक आंदोलन करके पूरे देश में नमक लेकर घूमे और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अंग्रेजों की हुकूमत को यहां से भगा दिया। अंग्रेज क्या करता था? यहां से रुई लेके जाता था, कपास जहाज में लेके जाता था। तो जहाज खाली आता है तो डूबने का डर रहता है,
तो वहां से उसने सबसे सस्ती चीज नमक जहाज में भरा और लाकर भारत यहाँ बंबई की गोदी पर नमक का पहाड़ बना दिया। तो अंग्रेजों ने बोला क्या करना चाहिए इसका? कहा हिंदुस्तानी नमक पर टैक्स लगा दो और अंग्रेजी नमक के टैक्स छूट कर दो। ये हो रहा है आज। बड़ी बड़ी कंपनियों को छूट, प्लास्टिक पे बंदी लाई गई है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, उनकी प्लास्टिक आज भी जारी है, उस पर छूट नहीं है, उस पर छूट है। अमीर अमीर होता जा रहा है। मैं अदानी का नाम कभी सुना ही नहीं था। पहले सुना था आपने अदानी का नाम? कौन सी चिड़िया का नाम अदानी है भाई? अपन तो जानते ही नहीं थे। कुछ सालों से अदानी ऐसे हो गए हैं कि भारतवर्ष की हर चीज अदानी अदानी अदानी। यही कहते थे राम मनोहर लोहिया साहब। उनका हमेशा यह कहना था कि समाजवाद का मतलब यह है कि जहाज बनाना हो, बड़े ब्रिजेस बनाना हो, बड़े बड़े काम करना हो तो बड़ी कंपनियां करें, लेकिन जो मिडिल क्लास के काम है वो मिडिल क्लास के लोग करें, और छोटे काम जो हैं वो गरीब लोग करें, उस पर किसी का राज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां तो हर चीज वही बेच रहे हैं, सब्जी भी बेचे जा रहे हैं, नमक आलू भी बेचे जा रहे हैं सब लोग, और गरीब कहां जाएगा? इनको बैंक से लोन भी मिल जाता है करोड़ों रुपया, और एक आदमी जाए बेचारा गरीब 10-20 रुपया बैंक से लेने, उसको लोन ही नहीं मिलता। कैसे धंधा करेगा ये? कैसे लोग जिएंगे? याद रखिए इस बात को, ये सरकार गरीबी दूर नहीं करना चाहती है, गरीबों को खत्म कर देना चाहती है। गरीबी दूर कहां हो रही है? बताइए, गरीबी दूर हो रही है क्या? बढ़ रही है गरीबी। तंग है लोग, परेशान है। चंद लोग हैं जो बड़े शान से हैं। एक तरफ लोगों के बच्चे, बड़े बड़े लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक एक साल की फीस 9-9, 10-10 लाख रुपया, और स्कूल में जाकर के हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, बोलने की हिम्मत नहीं है। 9-10 लाख रुपया साल की, और एक तरफ महीने की फीस 500 रुपया, पूरे साल की फीस 5,000, 10,000 रुपया। जाके स्कूल में दादागिरी भी लोग करते हैं, फीस भी नहीं देते हैं, और उनके पास 10,000 रुपया साल का भरने के लिए भी नहीं है। इतने लोग आते हैं फीस मांगने की, आप सोच नहीं सकते। गरीबी इतनी है, कैंसर में कोई मरा जा रहा है बेचारा। कोई आजकल जो है किडनी की बीमारी फैलती जा रही है। जब मैंने देखा कि किडनी की वजह से कितने लोग परेशान हैं, डायलिसिस नहीं हो रही है, मर रहे हैं लोग, तो हम लोगों ने गोंडी में 10 डायलिसिस की मशीन लगा दिया। अल्लाह का करम है कि सब फ्री चलाते हैं हम लोग, फ्री, 1 रुपया ले लेना नहीं है। हर आदमी अपनी तरह कुछ न कुछ काम कर रहा है, लेकिन हमें इस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? बोलिए। जब तक नहीं उतरेंगे कोई सुनने वाला नहीं है। और अगर चलना 1000 किलोमीटर ना, तो पहला कदम तो उठाना पड़ता है। उठाइए एक कदम। अल्लाह मालिक कहें कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। होगा, बात सुनी जाएगी। 10 साल में हिटलर ने 10 साल में बर्बाद किया था, 10 साल में जर्मनी को। अब इनका 8 साल हुआ है, ये 2 साल में इंशाअल्लाह ये भी किस्सा खत्म हो जाएगा, अगर सब लोग तय कर लेंगे कि हम किसी धर्म के नाम पर नहीं, हम भारतवर्ष के रहने वाले हर व्यक्ति को इस देश में इज्जत के साथ रहने का हक मिले, और मेरे देश में रहने वाला कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति को रोजी रोटी से जोड़ा जाए, ये सोच लेगा हर व्यक्ति, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को 2024 में बिल्कुल उठा के फेंक देना पड़ेगा, तभी ये देश बचेगा। वरना मुझे लगता है कि कुछ साजिश है, कोई साजिश है जो इस देश को बर्बाद कर रही है। इसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि देश को इतनी बर्बादी का कार में खड़ा किया जा रहा है। मैं फिर आप लोगों को एक बार, मैं समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि वार्ड लेवल पर महंगाई के खिलाफ जबरदस्त तरीके से मोर्चा निकलना चाहिए, जोरदार तरीके से निकलिए। गरीब की आवाज है ये। जैसा अभी गिरिजा शंकर ने कहा, अपने कुबेर मौर्य ने कहा, करिए, लेकिन कानून हाथ में मत लीजिएगा, बिल्कुल कानून हाथ में मत लीजिएगा। यहां पर रहम के नाम की कोई चीज नहीं है, पकड़ के कि कोई भी केस लगा दिया जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं मेरा कोई गरीब भाई
बेचारा जिसके पास वकील की फीस भी नहीं है उसको जेल में भेजा जाए। आप लोग कानून के दायरे में रह करके पूरी तरीके से इसके खिलाफ आवाज उठाइए, उठाएंगे ना आप लोग? मैं फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और सिर्फ परसों शाम को तय किया, कल बोला आप लोगों से, इतनी बड़ी तादाद में आए, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जीत हम लोगों की है। ये कोई और नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जा लगाओ लगाओ। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। निकलो घरों से मकानों से, जंग करो बेईमानों से। निकलो घरों से मकानों से, निकलो घरों से मकानों से। बीजेपी मुर्दाबाद। जो सरकार रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। हिंदू मुस्लिम एकता, जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जो हमसे टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बोल जवाना महंगाई पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल जवाना बीजेपी पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल जवाना भ्रष्टाचारियों पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल जवाना फिरका परस्तों पर हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल। समाजवादी पार्टी की एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अखिलेश तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। अबू आसिम आजमी अबू आसिम